तो नमस्कार बच्चों। आज हम लोग करेंगे कक्षा 11 के पहले ही अध्याय को हम लोग कर रहे हैं। तो आज हम लोग समुच्चय चैप्टर कर रहे हैं, या हमारे पास सब गणित देख रहे हैं। ठीक है। इस गणित का हम लोग पहले ही अध्याय के जो इसका प्रथम अध्याय है, समुच्चय। समुच्चय को हम लोग जानेंगे। तो ये मैं आपको दिखा रहा हूँ। ठीक है। ये तो इसके हम लोग पहले ही अध्याय को करेंगे। तो सबसे पहले इसमें हम लोग क्या करेंगे, इंट्रोडक्शन को जानने का प्रयास करेंगे। समुच्चय क्या है? समुच्चय, सबसे पहली बात तो समुच्चय के जनक कौन है? समुच्चय को जन्म किसने दिया? आखिर में समुच्चय का जो सिद्धांत है, इसका किसने इसको डिफाइन किया, किसने इसको प्रस्तुत किया? तो वो चीज हम लोग पहले जानेंगे। उसके बाद समुच्चय होते क्या है, समुच्चय को कितनी प्रकार से लिखा जाता है, ये चीज हम लोग चर्चा करेंगे। क्योंकि ये जो आप समुच्चय देख रहे हैं, ये अभी आप फर्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। उसके बाद समुच्चय का उपयोग पूरे गणित में होने वाला है, 11 में भी 12 में। मतलब अभी जो ये है, ये कक्षा 11वीं का गणित है। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे। ठीक है। ये 11वीं का गणित है अपने पास, तो आपके पास भी ये होने चाहिए। तो हम लोग आइए पहले जानते हैं, क्योंकि समय की भी सीमा है। समय बहुत लिमिट होता है, फिक्स होता है। कम ही समय में बहुत ज्यादा चीजें करनी होती है। तो आइए पहले हम लोग समझते हैं समुच्चय है क्या। तो सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं समुच्चय के विषय में। चीजों को आप धीरे धीरे समझने का प्रयास करिएगा। एक चीजें समझ में नहीं आती, आप वीडियो को बार बार देखते रहिए, पीछे करके देखते रहिए। मुझे पूरा विश्वास है, मैं आपको दावे के साथ कहूंगा कि आपको ये समझ में आएगा, बहुत अच्छी तरीके से आएगा। चलिए आइए शुरू करते हैं। सबसे पहली बात हम लोग जानेंगे इसकी भूमिका। भूमिका किसकी? तो समुच्चय की शुरुआत किसने की, समुच्चय को जन्म किसने दिया, तो पहले वो जानते हैं। तो सबसे जो आपका पहला क्वेश्चन होने जा रहा है वो ये है कि समुच्चय सिद्धांत के जनक कौन है? समुच्चय को किसने दिया? आखिर में हम लोग समुच्चय के विषय में पढ़ रहे हैं, समुच्चय को दिया किसने? इस सिद्धांत के जनक कौन है? तो इस सिद्धांत के जनक जो है वो जॉर्ज कैंटर है। कौन है? जॉर्ज कैंटर। जॉर्ज कैंटर, ये जो आप व्यक्ति देख रहे हैं, ये गणितज्ञ हैं, ये एक जॉर्ज कैंटर है। इनका नाम जॉर्ज कैंटर है। इन्होंने समुच्चय सिद्धांत को प्रतिपादित किया, समाज को दिया कि लो भाई समुच्चय पढ़ लो, ये ऐसा समुच्चय है। इन्होंने चीजों को पढ़ा, तो हम लोग भी उस समुच्चय को जानेंगे। इसके समुच्चय के जनक कौन है? आप लोगों का पहला जो क्वेश्चन था, सबसे पहला प्रश्न था आपका, सबसे पहला प्रश्न ये था कि समुच्चय सिद्धांत के जनक कौन है? तो आप कहेंगे जॉर्ज कैंटर। जॉर्ज कैंटर ही समुच्चय सिद्धांत के जनक माने गए हैं, पहला क्वेश्चन। अब दूसरी बात, आपके मन में सवाल उठ रहा होगा कि समुच्चय कहते किसे हैं, समुच्चय किसे कहते हैं, ये जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो कहते हैं कि वस्तुओं के सुपरिभाषित संग्रह को हम लोग समुच्चय कहते हैं। ये आप किताब में ही पढ़ेंगे, ये परिभाषा कोई मैंने आसमान से नहीं ला लिया, ये इन्हीं का परिभाषा दिया हुआ है। ये मैं आपको दिखाना चाहूंगा आपके, ये आप किताब देख रहे हैं यहाँ पे, यहाँ आप देखिए। ठीक है। ये तो ये यहाँ पे साइड में आप देख रहे हैं, यहाँ। तो यहीं से हमने लिया है, ये नहीं कि कोई आसमान से ला लिया कहीं और से। यहाँ पे आपको इस पुस्तक में भी बहुत अच्छी परिभाषा आपको देखने को मिलेगी। वही चीजें हम लोगों ने एज इट इज यहाँ पे ली है, बस इसको हम लोग करेंगे, समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है। ये चीजें हम लोगों ने यहाँ से ली है इस पुस्तक से। तो ये कोई आसमान से नहीं लिया है, बाहर से कुछ नहीं लिया है, सारा पुस्तक से ही हम लोगों ने लिया है। वो चीज सारा लिखा हुआ है यहाँ पे। तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि समुच्चय कहते किसे हैं, किसे कहते हैं समुच्चय? तो वस्तुओं के सुपरिभाषित संग्रह को हम समुच्चय कह देते हैं। अब आपके मन में चल रहा होगा कि वस्तुओं के संग्रह को हम लोग समुच्चय कह देते हैं। जैसे मेरे पास कुछ रिमोट्स हैं, जैसे आप देख रहे हैं, मैं थोड़ा सा आपको दिखाना चाहूंगा। जैसे ये देखिए, मेरे पास कुछ रिमोट्स हैं, ये है ना, ये सारे। तो मैं कहूंगा कि ये, अब ये एक संग्रह है,
किसका संग्रह है? आप कहेंगे सर ये रिमोट का संग्रह है। किसका संग्रह है ये रिमोट का संग्रह है। रिमोट का कितने तो 3 है। तो यदि हम किसी से भी पूछेंगे, किसी बच्चे से पूछें कि बच्चों ये बताओ कि मेरे हाथ में कितने रिमोट हैं, चाहे तो आप किसी भी बच्चे से पूछ लीजिएगा, वो बच्चा यही कहेगा 3 रिमोट हैं। आप किसी भी बच्चे को पूछिएगा, किसी भी व्यक्ति को पूछिएगा, वो कहेगा कि 3 ही रिमोट हैं, क्योंकि 3 है ही। तो इसीलिए इस संग्रह को हम लोग कहेंगे सुपरिभाषित। सुपरिभाषित का मतलब जो हर व्यक्ति उसका जवाब एक जैसा दे, हूबहू जवाब दे, एज इट इज जवाब दे, एज इट इज। जैसे मैं किसी भी बच्चे को पूछूं, बच्चों बताओ तो रिमोट कितने हैं, कहेंगे 3। तो मैं कहूंगा ये रिमोट का समुच्चय है। ये रिमोट का क्या है? समुच्चय है। समुच्चय क्यों है? क्योंकि किसी भी बच्चे से यदि हम पूछेंगे, किसी भी बच्चे को पूछेंगे बताओ तो मेरे पास कितने रिमोट हैं, तो बच्चे कहेंगे सर ये 3 रिमोट हैं। आप चाहे मुझसे पूछ लीजिए, आप खुद देख रहे हैं कितने हैं, आप किसी और से पूछ लीजिए, सारे लोगों का जवाब एज इट इज होगा, सेम टू सेम होगा कि नहीं ये 3 ही रिमोट है। तो ये वेल डिफाइंड है, ये सुपरिभाषित है, व्यक्तियों के अनुसार नहीं बदल रहा है, सारे व्यक्ति एक ही जवाब दे रहे हैं, उसे तो हम लोग कहते हैं सुपरिभाषित। मुझे लग रहा है सुपरिभाषित को आप लोगों ने समझ लिया होगा। वस्तुओं के सुपरिभाषित संग्रह को, सुपरिभाषित मतलब व्यक्तियों के अनुसार उसकी परिभाषा ना बदले, व्यक्तियों के अनुसार उसकी परिभाषा ना बदले। जैसे मैं एक चीज और आपको एक एग्जांपल देना चाहूंगा। जैसे मान लीजिए मैं कहूंगा प्रथम 10 प्राकृत संख्याओं का संग्रह, मैं यहीं पे लिख देता हूं। जैसे मैं ये कहूं प्रथम 10 प्राकृत संख्याओं का संग्रह, संख्याओं का संग्रह। आप इस पे एक बार गौर करिए। लिखा है कि प्रथम, मैंने अभी लिखा कि प्रथम 10 प्राकृत संख्याओं का संग्रह। आप मुझसे पूछिए, मैं कहूंगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, मैं लिख दूंगा फटाफट। आप यदि मुझे पूछेंगे कि प्रथम 10 प्राकृत संख्याओं का संग्रह क्या होता है, मैं फटाफट लिखूंगा। मैं कहूंगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10, मैं यही लिखूंगा। प्रथम 10 प्राकृत संख्या, तो शुरू से 10 प्राकृत संख्या यही तो है। गिनती की संख्याओं को हम लोग प्राकृत संख्या कहते हैं। आप मुझसे पूछेंगे तो मैं जवाब में यही दूंगा कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये है प्रथम 10 प्राकृत संख्याओं का संग्रह। आप किसी और बच्चे से पूछ लीजिए, वो भी यही जवाब देंगे। वो भी 1 2 3 4 5 6 1 से लेके 10 तक ही लिखने वाले हैं, वो भी यही बताएंगे। आप खुद भी यही बताएंगे। आप दुनिया के किसी भी व्यक्ति से पूछ लीजिए, कहीं भी, किसी भी, आप कहीं भी जाइए, किसी भी व्यक्ति को पूछिए कि अच्छा जी बताओ कि प्रथम 10 प्राकृत संख्याओं का संग्रह क्या होता है, तो वो यही बताएंगे आपको। 1 2 3 4 5 यही लिखेंगे। मतलब ये जो परिभाषा है प्रथम 10 प्राकृत संख्याओं का संग्रह, ये परिभाषा किसी व्यक्तियों के अनुसार नहीं बदला। आपने मुझसे पूछा, मैंने भी यही जवाब दिया। आपने किसी अन्य बच्चे से पूछा, उन्होंने भी वही जवाब दिया। आप खुद भी वही जवाब देंगे। आप किसी और से पूछिएगा, वही जवाब दे। अलग अलग जवाब ना हो, सभी व्यक्ति उस प्रश्न का उत्तर एज इट इज दे, एक जैसा दे, तो उसको हम लोग कहते हैं सुपरिभाषित, जिसको हम लोग इंग्लिश में कह देते हैं वेल डिफाइंड। वैसे सुपरिभाषित हम लोग कह देते हैं, ठीक है। ये आपके एनसीईआरटी किताब में भी लिखा हुआ है, यहाँ पे मैंने पहले ही दिखा दिया इसमें भी, ये ठीक है। यहाँ आप देख सकते हैं, ये आपके पास किताब रखा हुआ है, आपके ये कर कमलों में ये पुस्तकें रखी हुई है, आप यहाँ पे इसमें देख सकते हैं, ठीक है। इसमें देख लीजिएगा, पेज नंबर कितना है वो आप देख लीजिएगा, स्टार्टिंग में ही दूसरे पेज में ये आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। तो क्या मिलेगा आपको? आपको ये मिलेगा कि वस्तुओं के सुपरिभाषित संग्रह को हम लोग क्या बोल देते हैं? समुच्चय बोल देते हैं। मतलब यहाँ पे जिसका जवाब सभी व्यक्ति एक जैसा दे। जैसे मैं कहूंगा भारत की नदियां, भारत की नदियां, तो भारत में जितने भी नदी हैं, वैसे भारत में बहुत सारी नदी है, मुख्य रूप से वैसे 200 नदियां मानी जाती है, और भी बहुत सारी सहायक छोटे बड़े हजारों की संख्या में नदी है, वो कंप्लीट नहीं, वैसे 200 मुख्य रूप 200 नदियां जो
मुख्य नदी है जिसको काउंटिंग में लिया जाता है। वैसे नदियां तो और भी हजारों हैं जो सहायक नदियां हैं, जिसको गिनती में आ, शायद अभी तक नहीं लिया गया। हर बहुत सारी छोटी बड़ी नदियां हैं जिसको अभी तक नहीं गिना गया है ठीक से। तो वैसे हम लोग 200 मान के चले, या फिर छोड़ दीजिए 200 भी हम लोग नहीं माने। ये बताइए, आप किसी से भी मान लीजिए कि नदियों की संख्या निर्धारित हो। आप यदि मुझसे पूछेंगे कि भारत की सभी नदियां क्या ये समुच्चय हैं? समुच्चय किसे कहते हैं, पहले आप बच्चों ये समझिए। समुच्चय किसे कहते हैं कि वस्तुओं के सुपरिभाषित संग्रह को समुच्चय कहते हैं। वस्तुओं के सुपरिभाषित संग्रह को समुच्चय कहते हैं। तो मैं पूछूंगा भारत की नदियां, तो भारत में जितने भी नदी हैं तो वो तो उतने ही होंगे। मुझसे पूछिएगा तो मैं भी वही जवाब दूंगा। मैं वही कहूंगा कि लगभग 200 नदियां हैं, और हजारों हजारों की संख्या में और अन्य नदियां हैं, सहायक छोटी मोटी नदी है जिसको काउंट अभी तक नहीं किया गया है। ताकि ये भी, क्योंकि भारत में, या फिर चलिए ठीक है, ये थोड़ा सा आपको समझ में नहीं आया। मैं ये कहूंगा कि भारत में राज्यों का समूह, भारत के मैंने बोल दिया, भारत के राज्यों का समूह। तो भारत में कितने राज्य हैं? आप कहेंगे 28 राज्य हैं। आप मुझसे पूछिए, मैं 28 कहूंगा, आप भी 28 ही बोलेंगे। किसी और से पूछिए, वो भी 28 ही कहेंगे। किसी अन्य व्यक्ति से पूछिए, वह भी 28 ही कहने वाले हैं। तो भारत के राज्यों का जो संग्रह है ये समुच्चय कहलाते हैं। क्योंकि आप किसी से पूछिएगा ना तो वो 28 ही बोलेंगे, कोई नहीं कहेगा 30 है, 32 है, 35 है। क्योंकि 28 है तो 28 ही बोलेंगे। तो तो ये तो था समुच्चय, और हम लोगों ने सुपरिभाषित की परिभाषा, जिसका जवाब सभी व्यक्ति एक जैसा दे, व्यक्तियों के अनुसार ना बदले, सभी व्यक्ति वही बोले कि ना जी यही होगा। भारत भारत के राज्यों का समूह 28 है। मुझसे पूछिए 28 है, अन्य मेरे बच्चे जो आगे बैठे हैं इनसे पूछिए 28 है। आप खुद 28 कहेंगे। दुनिया में कहीं भी जाइए और ये कहिए कि भारत में कितने राज्य हैं, वो कहेंगे 28 है। तो भारत के राज्यों का जो संग्रह है ये भी समुच्चय है। क्यों? क्योंकि ये वेल डिफाइन है, सभी व्यक्ति एक जैसा ही जवाब दे रहे हैं, तब हम उसको समुच्चय कहेंगे, नहीं तो नहीं कहेंगे। तो ये आपने देख लिया। ये आप चाहे तो वैसे आपकी पुस्तकों में है, यहां से भी आप पढ़ सकते हैं, आपकी किताब में है। फिर से दिखाना चाहूंगा, ये आप किताब है, ये आपके सामने ये वाला, और इसके जब आप पहले पेज को उल्टाइएगा, यहां आपको मिल जाएगा। ठीक है, सारी चीजें हमने यहां से ली है, पिक्चर भी हमने यहीं से उठाया, सारी चीजें यहीं से ली है, अलग से कुछ नहीं। ठीक है, सब कुछ जो भी आज हम लोग पढ़ेंगे ना वो इन किताब से हमने लिया है, ये वाला। तो इसको आप, आपके पास है ही, आप यहां से देख सकते हैं, इसमें सारी चीजें लिखी हुई है। तो चलिए हम लोग और विस्तार से जानने का प्रयास करते हैं। तो आपने समझ लिया समुच्चय किसे कहते हैं, वस्तुओं के सुपरिभाषित संग्रह को हम क्या बोल देते हैं? आप कहेंगे हम समुच्चय बोल देते हैं। तो सुपरिभाषित क्या है, आपके मन में सवाल चल रहा होगा, जिसका जवाब सभी व्यक्ति एक जैसा दे उसी को हम लोग सुपरिभाषित कहते हैं। जैसे में आप और भी बहुत सारे हम लोग एग्जाम्पल ले सकते हैं। जैसे मैं कहूंगा मेरे कोचिंग में पढ़ने वाले लड़कों का संग्रह क्या समुच्चय है? बिल्कुल समुच्चय, क्योंकि हम गिन सकते हैं। आप आइए हमारी कोचिंग में कभी और गिन लीजिए, उतने ही बच्चे मिलेंगे। मुझसे पूछिए, मैं भी वही बताऊंगा, इतने ही लड़के हैं। तो हर किसी से पूछिएगा जिसको हम गिन सकते हैं, जिसको जान सकते हैं, और सभी लोग एक जैसा ही जवाब दे, तो वो समुच्चय कहलाते हैं वैसे। ठीक है, उसी को हम लोग सुपरिभाषित कहते हैं। आइए हम लोग अगले पेज में थोड़ा और गहराई से जाने समुच्चय को। तो ये आपने देखा, चलिए अब इसको हम लोग देखते हैं क्या है समुच्चय और उनका निरूपण। आखिर में समुच्चय और उन्हें निरूपित कैसे करें? समुच्चय क्या है हम लोग जान चुके हैं। वस्तुओं के सुपरिभाषित संग्रह को हम लोग समुच्चय कहते हैं। समुच्चय के जो जनक हैं वो जॉर्ज केंटर हैं। सुपरिभाषित क्या है? वह मतलब जिसका जवाब एज इट इज लोग दे, एज इट इज, मतलब सारे लोग एक जैसे ही जवाब दे, किसी से आप पूछिए तब वही कहे। 10 प्राकृत प्रथम 10 प्राकृत संख्याओं का समूह, जैसे हम लोगों ने एग्जांपल लिया भारत के राज्य, या भारत की नदियों का समूह, या भारत की नदियों का संग्रह, ये सारे क्या कहलाते हैं?
समुच्चय कहलाते हैं। तो आइए हम लोग और गहराई से जाने। तो हमें निम्नलिखित बिंदुओं पर क्या देना चाहिए, ध्यान देना है। जैसे समुच्चय के लिए आप यदि देखेंगे, समुच्चय के लिए वस्तुएं आप कह लीजिए या अवयव कह लीजिए या सदस्य कह लीजिए, ये सारे पर्यायवाची पद हैं, पर्यायवाची शब्द हैं। चाहे तो आप वस्तु कह लीजिए, ठीक है, वस्तुएं मैं लिख देता हूं, वस्तुएं कह लीजिए, या कई बार हम लोग इसको अवयव पढ़ते हैं, वो कह लीजिए, या फिर आप इनको सदस्य कह लीजिए, ठीक है, या फिर तो आप सदस्य कह लीजिए। ये सारी एक ही चीजें हैं, ये पर्यायवाची शब्द है। जैसे हम लोग कहते हैं ना जल पानी नीर, तो जल भी वही है, पानी भी वही है, नीर भी वही है, वाटर भी बोले तो भी वही है। ठीक उसी प्रकार चाहे तो आप वस्तु कह लीजिए, नहीं तो आप अवयव कह लीजिए, नहीं तो आप सदस्य कह लीजिए, तीनों एक ही चीज है। ये तीनों चीजें हम लोग यूज करते हैं समुच्चय के लिए, ठीक है, पहला। दूसरा, समुच्चय को प्रायः अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षरों से निरूपित करते हैं। समुच्चय को जैसे मैं कहूंगा समुच्चय ए, कोई जैसे मान लीजिए 1 2 3 4 5, 5 तक ही मैं लिखता हूं। प्रथम 5 प्राकृत संख्याओं का यह समुच्चय है। ये प्रथम 5 प्राकृत संख्याओं का क्या है, समुच्चय है। प्रथम 5 प्राकृत संख्याओं का समुच्चय, इसको हम लोग इस टोटली को 1 2 3 4 5 को हम लोग या फिर तो ए कह सकते हैं। ये सब क्या है, ए है। तो ए क्या है, समुच्चय है। ए क्या है, समुच्चय है। और इस ए नाम के समुच्चय में कौन कौन सी संख्या, कौन कौन सी वस्तुएं हैं, 1 है वस्तु, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, ये वस्तुएं हैं। या आपको वस्तु कहना अच्छा नहीं लगता है, आप कहिए 1 2 3 4 5 ये अवयव हैं। आपको अवयव भी अच्छा नहीं लगता, आप ये कहिए कि समुच्चय ए के अंतर्गत 1 सदस्य है, 2 भी सदस्य है, 3 भी सदस्य है, 4 भी सदस्य है, 5 भी सदस्य है। आप चाहे तो इसको वस्तुएं कह लीजिए, आप चाहे तो इसको अवयव कह लीजिए, आप चाहे इनको सदस्य कह लीजिए कि समुच्चय ए के अंतर्गत 1 2 3 4 5 वस्तुएं हैं, अवयव है या सदस्य है। तीनों कह लीजिए, एक ही बात है, कोई भिन्नता इसमें नहीं होती, ये आपको जानना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते। ये आपने समझा कि समुच्चय को प्रायः अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षरों से निरूपित करते हैं। तो जरूरी नहीं कि मैं ए ही लिखूं, आप बी लिख लीजिए। आप यहां पे बी लिख सकते हैं कि सारे समुच्चय को आप बी मान लीजिए, ये सारे बी हैं। हाँ, याद रखिएगा कि हमेशा हमें जो लिखना है ना, वो कैपिटल लेटर ही लिखना है। कैपिटल लेटर मतलब बड़े अक्षर, कैपिटल लेटर मतलब बड़े अक्षर। जैसे ए है, बी है, सी है, एक्स है, वाई है, जेड है, ये सारे हमें बड़े अक्षर, बड़े अक्षरों से हम लोग निरूपित करते हैं, कैपिटल लेटर से, ठीक है, ये आपने जाना। दूसरी बात, समुच्चय के अवयव को, अब अवयव किसे कहते हैं, जैसे यहां पे आपने देखा अवयवों, तो समुच्चय के ये अवयव हैं, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है। ये जो आप देख रहे हैं 1 2 3 4 5, ये अवयव हैं समुच्चय बी के। मैं यहाँ पे बी, अभी हम लोगों ने बी लिखा है यहाँ पे, तो ये समुच्चय आप बी जो देख रहे हैं ना, बी के ये सारे अवयव हैं, 1 2 3 4 5, ये इसी के क्या है, अवयव हैं। तो इनके अवयवों को हम लोग कैसे लिखते हैं, इसके अवयवों को छोटी अक्षर से सूचित करते हैं, जैसे स्मॉल लेटर से हम लोग सूचित करते हैं। अंग्रेजी वर्णमाला के छोटे अक्षर जिसको हम लोग स्मॉल लेटर भी कहते हैं, जैसे ए बी सी डी एक्स वाई जेड, ये स्मॉल लेटर है, इससे हम लोग क्या करते हैं, सूचित करते हैं। ये तो आपने देख लिया कि हम लोग समुच्चय को कैपिटल लेटर से लिखते हैं। जैसे हमने कहा कि ये बी जो है, 1 2 3 4 5 बी, मैं कहूंगा बी प्रथम 5 प्राकृत संख्याओं का समुच्चय है जिसके अवयव 1 2 3 4 5 हैं। तो इनके अवयवों को जो हम लोग सूचित करते हैं वो कैपिटल लेटर से सूचित करते हैं, कैपिटल लेटर जैसे ए बी सी डी इत्यादि से, ठीक है, इससे। और चलिए अब विशेष इसमें कुछ चिन्ह भी प्रयोग होंगे, इसमें आपको कुछ चिन्ह भी देखने को मिलेगा। जैसे आपको ये चिन्ह देखने को मिलेगा, ये जो चिन्ह देख रहे हैं ना, ये इस चिन्ह को हम लोग वैसे इप्सिलन बोलते हैं, यहां पे भी आपको देखने को मिलेगा अच्छी तरीके से इस चिन्ह को। ये जो चिन्ह आप देख रहे हैं ये यूनानी प्रतीक है, ये वाला चिन्ह, ये चिन्ह है, ये यहां का नहीं, यूनानी प्रतीक है, यूनानी, ठीक है, ये यूनानी प्रतीक है जिसको हम लोग इस तरीके से कुछ लिख देते हैं। ये ई नहीं है,
नहीं, आप इसको ई समझने की भूल नहीं कर लिएगा। ई तो ऐसे होता है, ठीक है, ये ई नहीं, ये कुछ इस प्रकार से लिखा जाता है, ऐसे ऐसे, ठीक है। आप ऐसे करिए, सी लिखिए और इसको ऐसे डाल दीजिए। इसको हम लोग क्या पढ़ते हैं, इसको हम लोग इप्सिलन पढ़ देते हैं। वैसे इसको पढ़ते इप्सिलन है, ये प्रतीक यूनानी है। अंग्रेजी में हम इसको पढ़ देते हैं बिलोंग्स टू। बिलोंग्स टू मतलब का सदस्य है, या का अवयव है, या का वस्तु है, ये भी हम लोग पढ़ सकते हैं। का सदस्य है, बिलोंग्स टू। बिलोंग्स टू का जो अर्थ होता है वो का सदस्य है। इसको भी आप इग्नोर नहीं करेंगे, इसको आप लिख लेंगे, ज्यादा अच्छा रहेगा। हालांकि वैसे आपकी किताब में है, या आपकी किताब में भी है, एज इट इज है, ऐसे ही मिलेगा। लिख लीजिएगा, ज्यादा बेहतर होगा, लिख ही लेना चाहिए। वैसे चुपचाप बैठे रहने से काम चलने वाला नहीं है, इसको आप लिख लीजिए, ज्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या पढ़ते हैं, एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं। ये यूनानी प्रतीक है। कहाँ का प्रतीक है, यूनानी। और ये यूनानी प्रतीक है, वैसे इसको हम लोग एप्सिलन पढ़ लेते हैं। और इसका जो हम लोग, इसका अर्थ जो है ना, वो है बिलोंग्स टू। इसको हम लोग पढ़ते हैं बिलोंग्स टू। बिलोंग्स टू का मतलब का सदस्य है, का अवयव है, ऐसे। जैसे जैसे मैं कहूंगा, जैसे मैं कहूंगा, जैसे मान लीजिए ये बी एक समुच्चय है, यहां पे देखिएगा, बी क्या है, समुच्चय है। बी क्या है, समुच्चय है। इसका अवयव क्या है, दो। तो मैं कहूंगा टू, टू बिलोंग्स टू ए, टू बिलोंग्स टू ए, टू, ये जो दो देख रहे हैं ना, ये बिलोंग्स टू मतलब दो संबंधित है ए नामक समुच्चय से। इसको हम लोग क्या पढ़ेंगे, दो संबंधित है ए नामक समुच्चय से। या हम लोग ऐसे कहेंगे, तीन बिलोंग्स टू ए, क्योंकि ए, सॉरी, हम लोगों ने यहाँ पे बी लिखा है ना, यहाँ पे हम लोगों ने बी लिखा है, तो यार यहाँ पे हम लोग बी ही लिखेंगे, ठीक है। दो संबंधित है बी से, तीन संबंधित है बी से। और मैं कहूंगा यदि छह रहेगा, छह, तो हम लोग ऐसे लिखेंगे, डज नॉट बिलोंग्स टू। इसको हम लोग कहेंगे डज नॉट बिलोंग्स टू, पढ़ते हैं क्या, समुच्चय बी। तो समुच्चय बी जो है, समुच्चय बी में छह तो है नहीं, छह तो यहां कहीं नहीं है, तो वो संबंधित नहीं है। इसके लिए आप क्या करेंगे, इप्सिलन एक प्रतीक बनाएंगे, इप्सिलन का प्रतीक बनाएंगे, ये यूनानी प्रतीक है, इसको ऐसे काट देंगे। तो इसको वैसे हम लोग कहते हैं डज नॉट बिलोंग्स टू, मतलब संबंधित नहीं है, का सदस्य नहीं है, का अवयव नहीं है, ऐसे करके हम लोग लिखते हैं, ठीक है। तो ये पेज मुझे लग रहा है आप लोगों ने अच्छी तरीके से समझ लिया होगा। नहीं भी समझ में आए कोई बात नहीं है, आप एक बार कमेंट कर दीजिएगा, आपको कहाँ समझ में नहीं आया, क्या समझ में नहीं आया। नहीं आया तो उसको हम लोग फिर भरपूर, वैसे नहीं समझने की तो गुंजाइश ही नहीं छोड़ूंगा, लेकिन फिर भी यदि आपको समझ में नहीं आए तो आप कमेंट करके जरूर पूछ लीजिएगा कि आपको कहाँ समझ में नहीं आया, मैं दोबारा से इनको समझाऊंगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे अब थोड़ा सा हम लोग सेट्स के कुछ उदाहरण हम लोगों ने लिया है, जैसे 10 से कम विषम संख्याएं। अब रही बात, हम लोग समुच्चय को थोड़ा सा और गहराई से जाने, समुच्चय, समुच्चय, ठीक है। तो समुच्चय कहते किसे हैं, आपको पता चल गया कि वस्तुओं के सुपरिभाषित संग्रह को हम लोग क्या बोल देते हैं, समुच्चय। अब जैसे 10 से कम विषम संख्याएं, पहला है, यहां पे आप देखिए, पहला जो आप देख रहे हैं, थोड़ा सा मैं इसको जूम कर लेता हूं, ठीक है, थोड़ा सा इसको हम लोग, चलिए देखिए, जैसे क्या लिखा है यहां पे आप देखिए। अब समुच्चय सेट्स के कुछ उदाहरण है कि किस प्रकार के कैसे सेट होते हैं। जैसे यहां पे देखिए, 10 से कम विषम संख्याएं, 10 से कम विषम संख्याएं, आप मुझसे पूछिए, मैं फटाफट कहूंगा। 10 से कम जो विषम संख्याएं, मैं कहूंगा एक है, तीन है, पांच है, सात है और नौ है। ये सारे 10 से कम विषम संख्याएं। मेरे प्यारे बच्चों, विषम संख्या किसे कहते हैं, वैसी संख्या जो दो से भाग ना लगे उसे विषम संख्या हम लोग कहते हैं। जो दो से भाग ना लगे वो विषम संख्या कहलाता है।
जो 2 से भाग लग जाए उसे हम लोग सम संख्या कहते हैं। जो 1 से और खुद से ही भाग लगे उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। जो 1 से खुद से किसी अन्य संख्या से भी भाग लगे उसे हम लोग भाज्य संख्या कहते हैं। ठीक है, ये तो चीजें आप लोगों ने देखा। हालांकि यहाँ पे मुझे सिर्फ विषम की, जैसे 10 से कम विषम संख्याएं, क्या ये समुच्चय है? हम लोग कहेंगे हाँ ये समुच्चय है। 10 से कम विषम संख्याएं समुच्चय। क्यों? क्योंकि आप किसी से भी पूछिए, किसी से भी पूछिए कि 10 से कम विषम संख्याएं कितनी होती है, तो आप वो सारे बताएंगे 1 है, 3 है, 5 है, 7 है, 9 है। ये 10 से कम विषम संख्या है। सभी का जवाब यही होगा। इसीलिए ये जो सुपरिभाषित संग्रह है, यही कारण है इसको हम लोग कहेंगे समुच्चय। इसको हम लोग क्या पढ़ देते हैं? ये समुच्चय। ये किसका समुच्चय है? तो 10 से कम प्राकृत संख्याओं का समुच्चय। प्राकृत नहीं, 10 से कम विषम संख्या का समुच्चय। विषम, विषम संख्याओं का समुच्चय। हम लोग कह देंगे 10 से कम विषम संख्याओं के ये क्या है? समुच्चय है। और जब हमने समुच्चय लिख दिया, जब हम लोगों ने समुच्चय लिख दिया, इसका मतलब ये है ये वेल डिफाइंड है। किसी से भी पूछेंगे तो एज इट इज जवाब देगा। वो यही कहेगा 1 3 5 7 9। आप मुझसे पूछेंगे मैं यही कहूंगा, आप किसी और से पूछेंगे वो भी यही बताएगा। दुनिया के किसी भी व्यक्ति से बताएंगे, पूछेंगे कि 10 से कम विषम संख्या का समुच्चय क्या है, वो यही कहेगा कि 1 3 5 7 9, यही बताएगा। तो ये सुपरिभाषित हो गया। व्यक्तियों के हमने अलग अलग व्यक्तियों से जाके पूछा, सारे व्यक्तियों ने एक जैसे जवाब दिए, तो ये सुपरिभाषित संग्रह हो गया। इसीलिए ये समुच्चय है। क्या आपने इसको समझ लिया? ठीक है, चलिए दूसरा लें। जैसे हम लोग कहेंगे भारत के राज्य, भारत के राज्य, तो आप मुझसे पूछिए भारत के राज्य कौन कौन सा है? बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली, ये सारे बोलेंगे। टोटल कितने जाएंगे हम लोग? 28 तक। तो आप मुझसे पूछेंगे तो मैं भी यही बोलूंगा, आप किसी और से पूछिएगा वो भी यही बोलेगा। अन्य आप दूसरे देशों में जाके किसी से पूछिए, वह भी यही कहेगा। उससे आप पूछेगा भारत में कितने राज्य हैं, तो शायद वो गूगल पे सर्च करे, जहां भी करे वो भी यही बताएगा ये राज्य है। तो व्यक्तियों के अनुसार ये जो परिभाषाएं हैं वो नहीं बदली, इसीलिए ये सुपरिभाषित है। और भारत के राज्यों का जो समुच्चय है, भारत के राज्य, ये भी सुपरिभाषित संग्रह है, अर्थात ये समुच्चय है। ये समुच्चय के उदाहरण है। अब मैं कहूंगा इंद्रधनुष के रंग, क्या ये समुच्चय है? आप कहेंगे हाँ इंद्रधनुष के रंग फिक्स हैं। इंद्रधनुष में कितने रंग है? आप कहेंगे सर 7 रंग है। किसी से भी आप पूछिए, मुझसे पूछेगा लाल, नारंगी, पीला, हरा, नीला, जामुनी, बैंगनी। 1 2 3 4 5 6 7, टोटल कितने रंग है? आप कहेंगे 7 रंग। तो इंद्रधनुष के रंग ये भी समुच्चय है। क्यों समुच्चय है? क्योंकि आप मुझसे पूछेंगे मैं भी 7 रंग कहूंगा, आप किसी और से पूछेंगे वो भी 7 रंग कहेगा। मैं बार बार इसको इसीलिए रिपीट कर रहा हूं, खैर ताकि आपको याद हो जाए। ठीक है, तो ये हर व्यक्ति के अनुसार इसकी परिभाषा अलग नहीं होगी। सारे व्यक्ति वही जवाब देंगे, किसी से भी आप पूछेंगे वही एज इट इज जवाब देंगे। यही कारण है ये जो इंद्रधनुष के रंग है ये समुच्चय हैं। ठीक है, और अब जैसे अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर मैं बात करूंगा, अगला मैं बात करूं अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर। अंग्रेजी वर्णमाला में कितने स्वर हैं? आप कहेंगे सर 5 स्वर होते हैं। एक होता है ए, ई, आई, ओ और यू। आप दुनिया के किसी भी व्यक्ति से पूछेंगे कि अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर कितने, यही बोलेगा। भारत में किसी भी कोने में जाइए, आप वहां पे पूछिए कि अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर कितने, वो यही बताएगा ए, ई, आई, ओ, यू, 5 होते हैं। तो ये सुपरिभाषित संग्रह है। अंग्रेजी वर्णमाला के जो स्वर हैं ए, ई, आई, ओ, यू, ये सुपरिभाषित संग्रह है। इसीलिए ये क्या है? ये समुच्चय है। मैं कहूंगा सप्ताह के दिन, सप्ताह में कौन कौन से दिन होते हैं, ये भी समुच्चय। क्यों? क्योंकि सभी जानते हैं कि रविवार, सोमवार, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, यही तो होते हैं। तो ये सारे क्या है मेरे प्यारे बच्चों? ये भी समुच्चय हैं, क्योंकि आप किसी से भी पूछिएगा वो यही बताएंगे। आगे
आगे हम लोग जो समुच्चय नहीं है, नॉट अ सेट, जो समुच्चय नहीं है। अब जैसे मैं कहूंगा सुंदर फूल, सुंदर फूल। अब सुंदर फूल आप मुझसे पूछिएगा तो मैं किसी अन्य फूल का नाम लूंगा। मैं कहूंगा गुलाब, मुझे गुलाब पसंद है तो मैं गुलाब को सुंदर बताऊंगा। और किसी और से पूछेगा, वो कहेगा मुझे चमेली का फूल पसंद है, वो चमेली को ही सुंदर बताएगा। जिसको जो पसंद है वो उसी को सुंदर बताएगा। तो ये समुच्चय नहीं है। क्यों? क्योंकि सभी व्यक्ति अलग अलग जवाब देंगे। सुंदर फूल आप पूछिएगा, जरूरी थोड़ी है कि सबको एक ही फूल पसंद हो। मुझे गुलाब पसंद है, किसी को कमल का फूल पसंद है, किसी को चमेली का फूल पसंद है, तो किसी को गेंदे का फूल पसंद है, तो किसी को फूल ही पसंद नहीं है। तो यहां पे व्यक्तियों के अनुसार सबके भाव अलग अलग हो जाएंगे कि कौन सा फूल सुंदर है, यह सबके अनुसार बदल सकता है, सबके अनुसार बदल जाएगा। इसीलिए हम लोग कहेंगे कि सुंदर फूलों, ये समुच्चय नहीं है, ये समुच्चय नहीं है, क्योंकि कौन सा फूल सुंदर है व्यक्तियों के अनुसार इसकी परिभाषाएं भी अलग हो जाएगी। इसीलिए समुच्चय नहीं है, नॉट अ सेट। अच्छा, अच्छी किताबों की बात करेंगे तो हर व्यक्ति की पसंद अलग अलग होती है। अच्छी किताबों की यदि बात करेंगे, जैसे अच्छी किताबों की यदि हम लोग बात करें तो किसी को एनसीईआरटी की किताब पसंद है, किसी को एनसीईआरटी की किताब ही पसंद नहीं है। किसी को एनसीईआरटी की किताब पसंद है तो वो एनसीईआरटी की किताबों का नाम लेगा, किसी को नहीं है तो वो तो किसी अन्य किताबों का नाम लेगा। तो ये भी समुच्चय नहीं है। अब जैसे स्मार्ट बच्चे हैं, स्मार्ट बच्चे, अब स्मार्ट बच्चे क्या, आप मुझसे पूछेंगे तो मैं अपने कक्षा में पढ़ रहे बच्चों को ही स्मार्ट कहूंगा, ये बच्चे स्मार्ट हैं। आप किसी और से पूछेंगे, वो अपने क्षेत्र के बच्चों को स्मार्ट कहेंगे। तो ये व्यक्तियों के अनुसार इसकी परिभाषा अलग अलग हो जाएगी। आप किसी और व्यक्ति से पूछेंगे तो उसके लिए कोई और स्मार्ट बच्चे होंगे, आप मुझसे पूछेंगे तो मेरे लिए कोई और स्मार्ट बच्चे हैं। ठीक है, तो यह राय पर निर्भर करता है, निश्चित नहीं है। सभी व्यक्तियों के अनुसार स्मार्ट बच्चे अलग अलग हो सकते हैं, इसीलिए नॉट अ सेट, इसीलिए स्मार्ट बच्चे ये भी समुच्चय नहीं है। अब मैं बात करूं बड़ी इमारतें, तो बड़ी बड़ी इमारतें हैं। आप पूछेंगे, जैसे मैंने 12 महल तक देखा है, 12 मंजिल तक देखा है, तो मैं तो बोलूंगा कि यही मेरे लिए सबसे बड़ा है, क्योंकि मैंने तो 12 मंजिल तक देखा है। तो मेरे लिए तो 12 महल का ही सब बड़ी इमारतें होंगी। किसी ने 200 महल का देखा, 150 देखा है, उनके लिए 150, वो कहेगा कि 150 महल की इमारतें बड़ी होती है। तो यहां व्यक्तियों के अनुसार इसकी भी परिभाषाएं बदल रही है, इसीलिए बड़ी इमारतें ये भी समुच्चय नहीं है। अब स्वादिष्ट फल की बात करें। अब स्वादिष्ट फल, तो किसे कौन सा फल स्वादिष्ट लगता है? जैसे मुझे सेब पसंद है, किसी को संतरे पसंद है, किसी को अनार पसंद है, तो किसी को अनानास पसंद है। तो यहाँ पे स्वादिष्ट फल का मतलब, अब जैसे मान लीजिए किसी के लिए सेब स्वादिष्ट है, तो किसी को, जैसे मैंने बताया, किसी को अनार स्वादिष्ट लगता है, जैसे मुझे आंवला स्वादिष्ट लगता है। बहुत सारे लोगों को आंवला स्वादिष्ट लगता ही नहीं। तो स्वादिष्ट फल भी व्यक्तियों की, ये व्यक्तियों के स्वाद पे निर्भर करता है, अलग अलग व्यक्तियों का स्वभाव अलग अलग हो सकता है। यही कारण है कि ये जो स्वादिष्ट फल है ये भी समुच्चय नहीं है, क्योंकि सबका स्वाद मतलब किसे कौन सा फल स्वादिष्ट लगता है अलग अलग हो सकता है। जरूरी थोड़ी है कि सबको एक ही फल स्वादिष्ट लगे। अब मुझे आंवला स्वादिष्ट लगता है, बहुत अच्छा लगता है, आपको शायद नहीं लगता होगा, और भी बहुत सारे लोगों को नहीं लगता होगा। बहुत खट्टा लगता है, कुछ लोग कहते कड़वा लगता है, पता नहीं, अच्छा नहीं लगता है। आंवला खाने से पानी, सिर्फ उसके आंवला खा लीजिए और फिर पानी पीजिए, फिर पानी मीठा लगता है, इससे ज्यादा कोई लाभ ही नहीं। तो सबके लिए अलग होता है। मेरे लिए आंवला स्वादिष्ट है, आपके लिए शायद नहीं होगा, और लोगों के लिए नहीं होगा। तो ये जो स्वादिष्ट फल है ना, ये समुच्चय नहीं है, ये चीज तो आप जान लीजिए। ठीक है, ये आपने देखा। चलिए और थोड़ा सा गहराई में हम लोग बढ़े। आज हम लोग सिर्फ ज्यादा कुछ नहीं करेंगे, आज हम लोग करेंगे समुच्चय का परिचय। आज हम लोग परिचय परिचय जानेंगे, उसके बाद फोड़ेंगे सारे चैप्टर को। बस आप ये समझ लीजिए, उसके बाद आपके लिए चैप्टर बच्चों का खेल हो जाएगा, ये तो मैं दावे के साथ कहूंगा। आप सिर्फ इन चीजों को समझिए कि कौन से समुच्चय होते हैं और कौन से समुच्चय नहीं होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे जैसे, अब यहां पे थोड़ा सा आपको बहुत ही ज्यादा मजा आने वाला है। यहां पे देखिए, अब यहां पे देखिए, अब किसी भी समुच्चय को हम दो तरीके से लिख सकते हैं।
पहली बात हम लोगों ने जाना क्या समुच्चय है क्या समुच्चय नहीं है, ये हम लोग करते हैं। तो किसी भी समुच्चय को, कोई भी समुच्चय हो, एक तो हम लोगों ने ये देखा कि क्या समुच्चय है और कौन से समुच्चय नहीं होते हैं, ये दो चीजें हम लोगों ने गहराई से देख ली, क्या समुच्चय होता है और क्या समुच्चय नहीं होता है। अब यदि कोई समुच्चय है, मान लीजिए यदि कोई समुच्चय है, तो समुच्चय को निरूपित करने की कितनी विधियां हैं, तो दो विधियां हैं। निरूपित का मतलब समुच्चय को हम लोग दो तरीके से लिखते हैं। पहला तरीका होता है रोस्टर, जिसको हम लोग सारणीबद्ध रूप कहते हैं। एक होता है समुच्चय निर्माण रूप, समुच्चय निर्माण रूप। चलिए हम लोग सीखने का प्रयास करते हैं, समझने का प्रयास करते हैं। तो ये आपको पता है कि समुच्चय को हम लोग दो तरीके से लिख सकते हैं। पहला तो रोस्टर रूप, दूसरा दूसरा क्या, समुच्चय निर्माण रूप। पहला रोस्टर रूप में, रोस्टर रूप को हम लोग सारणीबद्ध रूप भी कहते हैं या समुच्चय निर्माण रूप इसको हम लोग कह देते हैं। ठीक है, आइए हम लोग कुछ एग्जांपल लेते हैं और फिर इसको आपको लिख के दिखाते हैं कि किस तरीके से हम लोग इसको लिखते हैं। जैसे मैं कहूंगा, जैसे मैं पहला लेता हूं, पहला हम लोग लेते हैं कि 10 से कम, 10 से कम सम संख्याओं का समुच्चय, सम संख्याओं का समुच्चय। 10 से कम सम संख्याओं का समुच्चय। तो 10 से कम सम संख्या तो आप दुनिया के किसी भी व्यक्ति से पूछेंगे यही बताएगा। तो 10 से कम सम संख्या क्या है, तो सबसे पहले आप दो लिखेंगे। ठीक है, दो, दो के बाद आप कहेंगे चार, चार के बाद आप कहेंगे छह, छह के बाद कहेंगे आप आठ। और मेरे प्यारे बच्चों, इसको आप लोग, इसको, इस ब्रैकेट को आप सीख लीजिए। ये ब्रैकेट बहुत सारे लोगों को नहीं आता। ये ब्रैकेट मंझली ब्रैकेट कहलाता है, मिडिल कॉस्टक। ठीक है, इसको हम लोग मंझली ब्रैकेट कहते हैं। क्या करते हैं कि इसको कॉमा कॉमा लगा के और फिर मंझली ब्रैकेट से घेर देते हैं। ये तरीका जो आपका हो गया, यही तरीका है रोस्टर रूप। ये कौन सा तरीका है, रोस्टर रूप। इसको हम लोग लिख दिए कौन से रूप में, रोस्टर रूप में लिख दिए। अब इसी को यदि हम लोग समुच्चय निर्माण रूप में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, इसको यदि हम लोग समुच्चय निर्माण रूप में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, मान लेंगे कि 2 4 6 8, मान लेंगे कि वो क्या है, एक्स है। इस सब को, दो को, चार को, छह को, आठ को, सबको हम लोगों ने क्या मान लिया, एक्स मान लिया। अब ये बताना है कि एक्स क्या है, एक्स क्या है। तो अब आप थोड़ा सा यहां पे थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। एक्स क्या है, तो एक्स जो है, एक्स क्या है, इसको हम लोग क्या लिखेंगे, यहां से लिख लेंगे। एक्स क्या है, तो एक्स 10 से कम हो, यहां पे आप लिख लेंगे 10 से कम, कम संख्याएं हैं। ठीक है, ये लिख के आप इस तरीके से आप मंझली ब्रैकेट दे दीजिए। तो ये जो तरीका आपका हो गया, ये समुच्चय निर्माण रूप हो गया। ये आपका तरीका कौन सा रूप हो गया, इस तरीके को हम लोग कहेंगे समुच्चय निर्माण रूप। और ये जो आपका तरीका हो गया, ये हो गया रोस्टर रूप। तो मेरे प्यारे बच्चों, इसी तरीके से हम लोग लिखते हैं। वैसे अब थोड़ा सा हम लोग, ठीक है, अब थोड़ा सा आइए और इन चीजों को देखते हैं। और आगे हम लोग जब सवाल करेंगे उस पर गहरी चर्चा करेंगे। फिलहाल थोड़ा सा आप ये देख लीजिए, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि पूरे गणित में इसका यूज होने वाला है। तो फिर ये जब आप एक बार जान लेंगे तो फिर इशारों को समझने लग जाएंगे। मैं थोड़ा सा दिखा देता हूँ इसको। जैसे हम नीचे ये तो आपने देख लिया कि दो तरीके से लिखा जाता है। पहला तो रोस्टर रूप, रोस्टर रूप में क्या होता है, जैसे 2 है, 4 है, 6 है, 7 है, 8 है, कोमा लगा के घेर दिए, बस कोमा लगाते गए, अब मंझली ब्रैकेट से घेर दिए। तो इस तरीके को हम लोग कौन सा रूप कह देते हैं, इसको हम लोग कह देते हैं रोस्टर रूप। कौन सा रूप है, रोस्टर रूप। एक होता है समुच्चय निर्माण रूप, एक और तरीका होता है ये पहला, और दूसरा क्या होता है, समुच्चय, समुच्चय निर्माण रूप।
अब समुच्चय निर्माण रूप में कैसे लिखते हैं ये थोड़ा ध्यान दीजिए। समुच्चय निर्माण रूप में हम लोग क्या लिखते हैं, इस सब को, ये जितनी भी है ना 2 4 6 सबको हम लोग मान लेंगे एक्स। एक्स क्या है, एक्स 10 से कम, ये 10 से कम कौन सी संख्या है, 10 से छोटी, 10 से छोटी सम संख्याएं हैं, सम संख्याएं है। ये लिख के आप इस तरीके से घेर देंगे, ये आपका हो गया रोस्टर रूप। ठीक है, तो ये आप देख लीजिए जहां n क्या है। अब देखिए हम नीचे ऐसे समुच्चय को कुछ और उदाहरण दे रहे हैं जिनका प्रयोग गणित में विशेष रूप से किया जाता है, वो टाइटल इसका स्क्रीनशॉट फटाफट आप लेंगे। n क्या है, n होगा प्राकृत संख्याओं का समुच्चय, z क्या है पूर्णांकों का समुच्चय, q क्या होगा परिमेय संख्याओं का समुच्चय, r क्या है वास्तविक संख्याओं का समुच्चय, z प्लस क्या है धन पूर्णांकों का समुच्चय, q प्लस क्या है धन परिमेय संख्याओं का समुच्चय, r प्लस क्या है धन वास्तविक संख्याओं का समुच्चय। मेरे प्यारे बच्चों फटाफट इसको आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, इसको आप नोट करिए, और फिर अब हम लोग करेंगे उदाहरण के सवाल। फिलहाल तो अभी इस क्लास में इतना ही। चलिए अब फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। धन्यवाद।